हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के लिए हिंदी ए का एक है हिंदी भाषा। और क्वेश्चन एक का हिंदी भाषा का परिचय और विकास। हिंदी भाषा क्या था, परिचय और उसका विकास जानेंगे। तो गाइस उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के उद्भव पर विचार करने के पश्चात इसके विकास क्रम का अध्ययन अपेक्षित था। हमने देखा कि संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में विचरण करती हुई लोक भाषा निरंतर विकसित होती रही है। अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ था, यानी अपभ्रंश जो भाषा था, एक लिपि था, उससे ही हिंदी का जन्म हुआ था। हिंदी का नामकरण कैसे हुआ था? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ने शब्द फारसी भाषा के हैं, यानी हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान में जो शब्द है वो फारसी भाषा के हैं। जहाँ हिंदी शब्द के साहित्य में प्रयोग की बात है, 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि ओफी ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। 17वीं शताब्दी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा। यानी 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई थी। जब अंग्रेज आए हमारे देश में, जब हम लोगों पे राज करने लग गए, तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दिया था उन्होंने, किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया है। दूसरा पॉइंट है इसका, व्यापक राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता, जनसंपर्क को दृष्टिगत रखते हुए स्वाधीन भारत में के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। ये देश की सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना एवं सामाजिक संपर्क की भी भाषा है। इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। उसके बाद है सामान्यतः हिंदी का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसका विकास 3 चरणों में हुआ था। विकास का यह चरण आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल था। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में विभाजित किया गया है, जिससे क्रमशः भक्ति काल और रीति काल का नाम भी दिया गया है। वह आदिकाल क्या है? आदिकाल में हिंदी अपने प्रारंभिक रूप से थी। विकास की दृष्टि से इसे संक्रांति काल भी कहा गया है और इस काल में अपभ्रंश के स्थान पर हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा था, लगातार बढ़ रहा था। पुराने अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी। जो पुराने अभिलेख थे उनका जो भाषा था वो संस्कृत थी, परंतु उसका प्रयोग सीमित हो गया था। और इस काल की जितनी भी रचनाएं मिली वह अधिकांशतः संदिग्ध है। यह सब सर्वाधिक प्रमाणिक रचना राउलवेल काव्य है, जो 11वीं सदी के शिलालेख पर आधारित है। शिलालेख का मतलब पत्थरों पर लिखा जाता था जो चीज़ें, उसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सेनाएँ और जैनियों का धार्मिक साहित्य, चारण याटों की वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं, नीति एवं श्रृंगार के युक्त काव्य भी प्रमाणिक रचनाओं के रच में स्वीकार किए गए। यद्यपि इसमें प्रसिद्ध अंशों और अतिशयों विकृतपूर्ण वर्णों का बुद्धम रहा है। यानी भारतीय भाषा के विकास की दृष्टि से आदिकाल में साहित्य कथा के 2 रूप मिलते हैं, एक अवहट्ठ और दूसरा देसी भाषा। अवहट्ठ को 2 परिवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है, यानी परिवर्ती जो अवहट्ठ था उसको परिवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। और मैथिल को अखिल विद्यापति की कृतिलता तथा उसके पदों की रचना इसी भाषा में हुई थी। सिद्ध और जैनियों ने अपने साहित्य की रचना देसी भाषा में की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह भाषा जनसाधारण की भाषा थी और मतलब जैसा कि लोग अपने बोलचाल में लगातार इस्तेमाल करते थे, उसी भाषा में अपने साहित्य का उन्होंने रचना किया और अपने विचारों सिद्धांतों का आय जनता तक पहुंचाने के लिए सिद्धांतों और नारियों के गल भाषा को साहित्यिक रूप देना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने इसमें अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनाया और एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जिससे प्रत्येक व्यक्ति सरलता से समझ सके, बोल सके। सिद्धों नारियों को यही भाषा संस्कृत की सदुकरी भाषा कहलाई। गोरखनाथ के छंदों की भाषा में हिंदी की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। देसी भाषा का एक स्वर्ग
खुसरो और बंदा नवाज की रचनाओं में मिलता है और अमीर खुसरो की भाषा में हिंदी का प्रयोग बंदा नवाज की अपेक्षा अधिक किया गया है, यानी अधिक है। आदिकाल साहित्य की अधिकांश रचनाएं राजस्थान से प्राप्त होती है। राजस्थान और उसके आसपास उस समय 4 भाषाओं का प्रयोग होता रहा है। राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में 4 भाषा का इस्तेमाल होता रहा है। अपभ्रंश मिश्रित पश्चिमी हिंदी, डिंगल राजस्थानी और पिंगल। डिंगल में राष्ट्रीय साहित्य रचा गया था। डिंगल वास्तव में राजस्थानी और उत्तरी अपभ्रंश का मिला जुला एक रूप है और आदिकाल के बाद डिंगल भाषा में साहित्य की रचना नग्न है। पिंगल डिंगल की अपेक्षा सरस व्याकरण और कोमल शब्दों में से युक्त थी। मतलब ये जो डिंगल पिंगल था इसमें कोमल शब्द यानी बहुत प्यार बड़ा शब्द ज़्यादा था और इस युग में हिंदी की विभिन्न बोलियां अपने स्थान पर व्यवहार आने लगी थी, मतलब अलग तरीके के बोले जाने लगे थे। उसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल साहित्यिक और भाषा के विकास की दृष्टि से स्वर्ग काल है। मध्यकाल जो है मध्यकाल में ही भाषाओं का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। आदिकाल में जो बोलियां स्थानीय प्रभाव से उद्भव हो रही थी आदिकाल में, वो मध्यकाल में साहित्य की भाषा बनी और इस काल में पूर्वी हिंदी से अवधी और मैथिली, राजस्थानी, मारवाड़ी, पिंगल से ब्रज भाषा, खुसरो आदि की भाषा से खड़ी बोली, हिंदवी और गोरखनाथ, नामदेव और कबीर आदि संत कवियों द्वारा भाषा को सदुकड़ी भाषा का विकास हुआ और संत कवियों की भाषा में विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्द रहते हुए भी प्रधानता पश्चिमी हिंदी के शब्दों की रही। विद्यापति अवहट्ठ भाषा काल मिथिला जनपद तक सीमित होकर मैथिली भाषा के परिवर्तित हो गई थी। हिंदी के अन्य बोलियों से इसका संपर्क नहीं रहा, परस्पर आदान प्रदान भी नहीं रहा, इसलिए मैथिली भाषा का हिंदी विकास में योगदान केवल आदिकाल तक ही सीमित। मतलब जो हिंदी व मैथिली भाषा था वो मैथिली भाषा जो था वो हिंदी भाषा को विकास करने का योगदान दिया था, आदिकाल तक ही दिया था, उसके बाद नहीं दे पाए। और मध्यकाल में जिन 3 बोलियों का विकास हुआ था वे थे अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। मध्यकाल में 3 भाषाओं का ज़्यादातर विकास हुआ था, वो थे अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। यह तीनों लोक भाषाएँ थी, यानी तीनों लोग द्वारा बोले जाने वाला भाषा था और लोग के जीवन को अभिव्यक्त करने के में सक्षम थी। अवधी भाषा क्या होता है? पूर्व मध्यकाल में अवधी का महत्व साहित्य की दृष्टि सर्वाधिक है। जगनीक के अलखंड अवधी के प्रयोग में मिलते हैं, परंतु इसे साहित्यिक भाषा के रूप में जायसी और पद्मावत महाकाव्य द्वारा स्थापित किया गया था और तुलसीदास का रामचरितमानस, कुटुवन और मृगावती, मंझन की मधुमालती जैसी कृतियों हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अवधी भाषा की यह धारा भी 3 रूप में प्रभावित हो रही है। पहली धारा सूफी कवियों की अवधी है, जबकि सूफी कवि इस्लाम से प्रभावित थे और प्रेम कथाओं के माध्यम से अपने सिद्धांतों को प्रेम भाषा से यानी व्याख्या लिख करके अपनी व्याख्या करते थे, इसलिए अवधी भाषा को अपनाते हुए भी अपने को अरबी भाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं रख सके। दूसरी धारा के प्रतिनिधि कवि गोवर्धन दास आदि थे। उन्होंने अपने प्रेमास्थान में जिस अवधि का प्रयोग किया उसमें अरबी फारसी के स्थान पर अपभ्रंश और संस्कृत की शब्दों का संख्या प्रचुर मात्रा में नियमन के रूप से उसे इस्तेमाल किया था। मतलब उन्होंने अरबी फारसी की जगह उन्होंने अपभ्रंश और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। तीसरी धारा तुलसीदास जैसे कवियों की भी है, जो राम काव्य की साहित्यिक भाषा थी। तुलसीदास के कारण अवधी भाषा सामान्य बोली से साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन हुई थी। तुलसीदास ने जो भी किताबें लिखी थी वो अपने साहित्यिक रूप में उन्होंने लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था उन्होंने। ये साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन हुई। उसके बाद अवधी का प्रयोग धीरे धीरे कम होता गया और ये राम काव्य में मर्यादा स्वरूप किए थे। राम काव्य और अवधी भाषा में साहित्य की रचना ही लगभग समाप्त हो गई थी, यानी उसके बाद नहीं हो पाया था। ब्रज भाषा क्या है? अब है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा हिंदी भाषा के विकास में ब्रज भाषा का अपूर्ण योगदान था। मध्यकाल की वह साहित्यिक भाषा थी और 16वीं शताब्दी तक उत्तर भारत की सभी भाषाओं को अपने पीछे छोड़ चुकी थी और भक्ति काल में इसे अवधी के से मुकाबला करना पड़ा।
पर रीति काल तक आते जाते इसी प्रतिबद्धता के लिए कोई भाषा शेष नहीं बची थी और ब्रज भाषा कृष्ण काव्य की भाषा थी। सूर ब्रज भाषा में सर्वश्रेष्ठ कवि है। सूर जो है ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्टचाव के अन्य कवियों ने भी सूर की भांति ब्रज भाषा में कृष्ण काव्य की रचना की और ये सभी कवि संगीत मनमज थे, इसलिए ब्रज भाषा में नाद, सौंदर्य और संगीतात्मकता का गुण इस काल में उसकी शक्ति बनकर उभरा और सूर के अतिरिक्त नंददास, बिहारी, घनानंद, देव, रसखान की रचनाएं भी ब्रज भाषा ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि थी। और रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। व्यवहार बहुल होने पर इस भाषा का कोई मानक रूप या परिप्रतिष्ठित रूप नहीं मिलता है। काल पर्याय में ये ब्रज भाषा भी रीतिकाल के अंतिम चरण में लोकप्रियता के शिखर से गिर गई। अब उसके बाद खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रयोग दिल्ली, मेरठ के आसपास प्रदेशों में हो रहा था। अमीर खुसरो और कबीर आदि संत कवियों ने इस भाषा को अपने काव्य में स्थान दिया। वास्तव में खड़ी बोली का प्रयोग मुसलमान अपनी बोलचाल की भाषा के रूप में बार कर रहे थे। दरबार और काव्य में अरबी फारसी का प्रयोग हो रहा था। यही कारण है कि खड़ी बोली को मुसलमान की भाषा कहे जाने लगा था, जबकि खड़ी बोली दक्षिण से दक्कनी हिंदी कहलाए तो उत्तर में हिंदवी, दोनों ही स्थानों पर इसे मुसलमान का प्रतिनिधित्व पहले मानने से कारण हिंदू कवियों ने इससे परहेज किया और उस समय भाषा में अन्य सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग निसंकोच के रूप से किया गया। परिणामतः किसी भी भाषा का एक परिनिष्ठित रूप विकसित नहीं हो पाया। वे सभी मिश्रित रूप से ही स्वीकृत रही, यानी कोई एक भाषा को लोग स्वीकार नहीं कर पाए। आधुनिक काल खड़ी बोली के विकास का काल है। खड़ी बोली के साथ साथ मध्यकालीन ब्रज भाषा और खड़ी बोली तथा ब्रज का मिश्रित रूप भी व्यवहार में था, पर धीरे धीरे उनका प्रयोग कम से कमतर होता गया और संपूर्ण मध्यकाल में काव्य भाषा के पद पर ब्रज भाषा एवं अवधि छाई रही। यहाँ तक कि काव्य भाषा के पद पर ब्रज भाषा प्रतिष्ठित रही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रयास से द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन सकी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन कविताओं को प्रोत्साहन दिया जो खड़ी बोली में लिखी होती थी। 19वीं सदी के प्रारंभ तक खड़ी बोली गद्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, परंतु इसका विकास बहुत धीमा था। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में इसके विकास का एक सुंदर आधार प्रस्तुत किया। लॉर्ड बे डलहौजी ने जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में जिस ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी, वह संस्था कोर्ट की विलियम कॉलेज कहलाई। जॉन गिलक्रिस्ट ने 1862 में भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल को नियुक्त किया और सिंहासन, 32 बेताल, 25 सकुलता, नाटक आदि उनके पुस्तक प्रकाशित कराई और लल्लू लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्रा का नासिकेतो पाख्यान खड़ी बोली की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अरबी भाषा के प्रभाव से भाषा को सुरक्षित रखा गया। भल्ला खां ने हिंदुस्तानी रूप का समर्थन किया तो सदा सुखलाल ने सांस्कृतिक भाषा का राज, शिव प्रसाद सितारे हिंदू का सुकाब उर्दू की ओर से, परंतु साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में उन्होंने खड़ी बोली का समर्थन किया। अब अगला पॉइंट है हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण और भौगोलिक विस्तार। भारत में हिंदी बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और उत्तर भारत में 10 राज्यों में बोली समझी जाती है। इस राज्यों का नाम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इस 10 राज्यों में हिंदी क्षेत्र कहते हैं और इसके अंतर्गत आने वाली उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नलिखित है। पश्चिमी हिंदी और बोलियाँ क्या हैं? खड़ी बोली कोखी, ब्रजभाषा बुंदेली और हरियाणवी बांगरू कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी, राजस्थान मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी गढ़वाली, कुमायूंती नेपाली और बिहारी मैथिली, मगही और भोजपुरी। इस प्रकार हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां सम्मिलित है। इन बोलियों के क्षेत्र इस प्रकार है। खड़ी बोली
जो इस क्षेत्र में देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद में बोला जाता है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर में बोला जाता है। जबकि हरियाणवी हरियाणा प्रदेश, दिल्ली, करनाल, पटियाला, पूर्वी हिसार, रोहतक आदि में बोली जाती है। बुंदेली, यह बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि में बोली जाती है। कन्नौजी, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत जिले, हरदोई, फर्रुखाबाद इत्यादि क्षेत्रों में बोले जाते हैं। कन्नौजी प्रदेश की भाषा है। अवधी हिंदी में एक उपभाषा है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, फतेहपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ आदि में बोली जाती है। बघेली, इसका क्षेत्र है केंद्र रीवा। इसके अतिरिक्त नागौद, शहडोल, सतना, मेहर आसपास का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त बघेली बोली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बोली जाती है। सतना, मेहर, शहडोल जो है ये मध्य प्रदेश का इलाका है। छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, दुर्ग, रामपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेरी, सरगुजा, कोरबा आदि में बोली जाती है। जबकि मारवाड़ी, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और मेवाती इसी उत्तर राजस्थानी में कहा जाता है। यह बोली राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी, यह बोली जयपुर, अजमेर में बोली जाती है। इसका बोली का एक नाम दुर्गांडी भी है। मालवी, यह मलावा क्षेत्र में बोली जाती है। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र में बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश का इलाका है। पश्चिमी पहाड़ी नेपाली, यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। गढ़वाली में उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमाऊनी उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र है जो बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में बोली जाती है। भोजपुरी वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, चंपारण, सारण में बोली जाती है। मगही पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी संकुचित, मानक एवं परिवर्तित आर्य ग्रहण करने पर हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। खड़ी बोली पर आधारित यह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और शिक्षा का माध्यम है तथा मानक हिंदी का अभिप्राय इस खड़ी बोली हिंदी से ही लिया गया है। तो ये चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।